वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अतुल जीएस पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 12th हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी स्टूडेंट 2022 में आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा 12th का, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी एग्ज़ाम कुछ ही दिन बचा है। तो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाय चैप्टर। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। तो अब चालू करते हैं अध्याय 1 प्रारंभिक नगर की कहानी हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व। अध्याय नंबर 1 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वह क्या थी। हड़प्पा सभ्यता जो थी वह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातत्व स्थल से आधुनिक साइन बोर्ड जैसी लकड़ी का एक विशाल तख्ती मिला है। कहता है हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातत्व स्थल से आधुनिक साइन बोर्ड जैसी एक लकड़ी का तख्ती का मिला है। तो दोस्तों यह जो मिला है यह मिला है धौलावीरा से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है ग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है किस स्थल का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह मृतकों का टीला है। शाब्दिक अर्थ मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो होता है वह होता है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का जो बस्ती था वह कितने भागों में विभाजित था। तो दोस्तों ये जो था 2 भागों में विभाजित था। तो इसका ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर है कि 2 भागों में विभाजित था। क्वेश्चन नंबर 5 में है हड़प्पा संस्कृति की परिपक्व अवस्था को दर्शाने वाला नगर कौन कौन है। हड़प्पा संस्कृति की परिपक्वता को दर्शाने वाला जो नगर है वह कौन कौन सा है। तो पहला ऑप्शन में है सुरकोद्दा, सूतकंगेडोर और क एवं ख दोनों, और घ में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों क एवं ख दोनों है, यानी कि सूतकंगेडोर और सुरकोद्दा दोनों इसका परिपक्व अवस्था को दर्शाने वाला बस्ती का नाम है। और क्वेश्चन नंबर 6 में है कि राखी गढ़ी कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि राखी गढ़ी कहाँ पे है। तो दोस्तों राखी गढ़ी जो है यह हरियाणा में स्थित है राखी गढ़ी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ हरियाणा, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो हरियाणा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है विशाल स्नानागार का निर्माण सिंधु सभ्यता के लोगों को की आभ्यंतरिक प्रतिभा का परिचायक है। यह कथन किसका है। तो दोस्तों यह कथन जो है आर.के. मुखर्जी का कहना है। आर.के. मुखर्जी का कहना है विशाल स्नानागार का निर्माण सिंधु सभ्यता के लोगों के आभ्यंतरिक प्रतिभा का परिचायक है। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि घोड़े का जो हड्डियों का साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिला है। तो ऑप्शन में है लोथल, कालीबंगा, सुरकोद्दा। तो दोस्तों ये तीनों जगह पे मिला है घोड़े के हड्डियों का साक्ष्य। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी स्थल, यानी कि ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में लगभग कितने चिन्ह मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो अभिलेख मिला है सबसे लंबा उसमें कितने चिन्ह मिले हैं। तो उसमें जो है 26 चिन्ह मिले हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि 9 का घ सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है धौलावीरा के उत्खनन से संबंधित है, यानी कि धौलावीरा का जो उत्खनन से संबंधित क्या है। तो इसका आंसर होगा आर.एस. विष्ट, यानी कि इसका जो संबंधित है आर.एस. विष्ट इससे संबंधित है धौलावीरा के उत्खनन से। तो दोस्तों अब देखेंगे हम अध्याय 3 यानी कि सामाजिक इतिहास महाभारत के विशेष संदर्भ में, यानी कि अध्याय 3 का देखेंगे ऑब्जेक्टिव। इसमें कहता है कि निम्न में से प्राचीनतम महाकाव्य कौन है। निम्न में से प्राचीनतम महाकाव्य कौन है। तो दोस्तों प्राचीनतम महाकाव्य जो है वो रामायण है, यानी कि 1 का
क सही आंसर होगा। और 2 नंबर में क्वेश्चन में कहता है सत सहस्त्री संहिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो कहा जाता है ये महाभारत को सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों 2 का जो आंसर है वो ख नंबर सही होगा। और कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में 1919 ईस्वी में महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की महत्वपूर्ण परियोजना का नेतृत्व किसने किया था। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। 1919 ईस्वी में महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की महत्वपूर्ण परियोजना का जो नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है B.S. सुक्तोकर जो था इस परियोजना का नेतृत्व किया गया था। मौलिक रूप से आरंभ में यानी कि प्रारंभ में मौलिक रूप से महाभारत में कितने श्लोक थे। तो महाभारत में 8800 श्लोक यानी कि 8800 श्लोक थे। तो 4 का सही आंसर होगा घ। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि क्रू की राजधानी क्या थी। क्रू की राजधानी दोस्तों क्या थी। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि क्रू की राजधानी क्या थी। तो इसका जो सही आंसर होगा हस्तिनापुर, यानी कि इसका राजधानी हस्तिनापुर थी, क्रू की राजधानी। धृतराष्ट्र को महाभारत का युद्ध के आंखों देखा हाल किसने बताया था। धृतराष्ट्र को महाभारत के आंखों देखा हाल युद्ध का किसने बताया था। तो ये संजय ने बताया था आंखों देखा हाल। महाभारत कालीन समाज क्या था। महाभारत का जो समाज था वो क्या था। तो दोस्तों महाभारत का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक यानी कि पितृसत्तात्मक समाज था। सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन है। तो दोस्तों मनुस्मृति जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है। तो 8 का ग सही आंसर होगा, यानी कि मनुस्मृति जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है। किस वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के 12 मंत्र में 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों ऋग्वेद में जो है वर्ण यानी जाति प्रथा का जो चर्चा किया गया है वह ऋग्वेद में किया गया है, यानी कि 9 का जो सही आंसर होगा वह क होगा। और चंडाल के घर 10 नंबर क्वेश्चन में है चंडाल के घर जन्म लेने वाले मातंग का संबंध किससे, यानी कि चंडाल के घर जन्म लेने वाले मातंग का संबंध किससे है। तो दोस्तों ये जो है संबंध महात्मा बुद्ध से है इसका संबंध। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर घ होगा। अब देखते हैं अध्याय 4। अध्याय 4 है बौद्ध धर्म एवं सांची स्तूप के विशेष संदर्भ में प्राचीन भारतीय धर्मों का इतिहास। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है किसके कहने पर गौतम बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया था। दोस्तों वो आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश दिया था, क्योंकि आनंद जो थे उसके सबसे प्रिय शिष्य थे। और गौतम बुद्ध ने जब महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति दिया था तो उन्हें कहा था ये धर्म अब ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बौद्ध धर्म से क्वेश्चन नंबर 2 है कि बौद्ध धर्म से संबंधित संप्रदाय, यानी कि बौद्ध धर्म से जो संबंधित संप्रदाय है महायान, हीनयान, वज्रयान और घ में है उक्त सभी। तो दोस्तों महायान जब बौद्ध चौथी बौद्ध संगति हुआ था तो महायान और हीनयान बट गया था 2 भाग में बौद्ध धर्म, और आगे चलकर फिर ये वज्रयान शाखा में टूट गया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है उक्त में से सभी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो होगा घ, यानी कि इनमें सभी। और बौद्ध धर्म के सिद्धांत किस पिटक में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत मिलते हैं वह किस पिटक में मिलते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सुत्त पिटक, यानी कि बौद्ध धर्म का जो सिद्धांत मिलता है वह सुत्त पिटक में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे दोस्तों वो थे पारस्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पारस्वनाथ थे। तो 4 का ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर है। तृतीय बौद्ध संगति क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है तृतीय बौद्ध संगति किस शासक के काल में संपन्न हुआ था। दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था वो अशोक के शासन काल में
हुआ था। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का गौ नंबर सही आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो 6 का जो आंसर होगा वो 563 ईसा पूर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर है। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 7, महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। यानी कि महावीर स्वामी की जो माता का नाम था वह त्रिशला था। तो ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर है त्रिशला। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था। गौतम बुद्ध के जो पिता का नाम था शुद्धोधन। यानी कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है क। और शाक्य कुल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है 9 में कि गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। तो दोस्तों उसे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 10 में है शाक्य कुल से संबंधित थे। यानी कि शाक्य कुल से किसका संबंधित है। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जो संबंध है वह शाक्य कुल से है। दोस्तों हम इसका आंसर भी नीचे में आंसर शीट भी दिया हुआ है। दोस्तों आप बाद में भी इसे मिला सकते हैं। यहाँ पे आपके सुविधा के लिए यहाँ पे आंसर शीट भी दिया गया है, तो आप इससे भी हेल्प ले सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन अध्याय नंबर 5 आइन ए अकबरी कृषि संबंध, यानी कि आइन ए अकबरी अध्याय का नाम है। क्वेश्चन नंबर 1 है भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था। यानी कि भारत में जो मुगल साम्राज्य का स्थापना हुआ था कब हुआ था। तो भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना 1526 ईस्वी में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर 1 का ग सही आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि पानीपत का प्रथम युद्ध, यानी कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था कब हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का ख सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि अकबरनामा का कौन सा भाग आइन ए अकबरी के नाम से जाना जाता है। आइन ए अकबरी के नाम से अकबरनामा का कौन सा भाग आइन ए अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों तृतीय भाग जो है वह आइन ए अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 3 का ग। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है अकबरकालीन गजेटियर किसे कहा जाता है। अकबरकालीन गजेटियर किसे कहा जाता है। आइन ए अकबरी को अकबर काल का गजेटियर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में है आइन ए अकबरी को 5 भागों में निम्नलिखित में से कौन सा भाग आइन ए अकबरी कौन सा भाग आता है। ऑप्शन में जो दिया गया है आइन ए अकबरी के 5 भागों में निम्न में से कौन सा भाग आता है। तो दोस्तों ऑप्शन 1 में है मंजिल आबादी, सिपह आबादी, मुल्क आबादी, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है आइन ए अकबरी को अकबर के शासनकाल के 42वें वर्ष यानी कि 1598 ईस्वी में कितने संशोधन के उपरांत अंतिम रूप जो दिया गया था, तो उसमें कितना संशोधन किया गया था। दोस्तों उसमें जो है 5 संशोधन करके उसे अंतिम रूप दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 में है इतिहास के लेखन में आइन ए अकबरी एक स्रोत के रूप में प्रयोग करने में यह समस्या है कि यह सत्ताधारी वर्ग के दृष्टिकोण से लिखा। ऑप्शन नंबर 1 में कहता है यह सत्ताधारी वर्ग के दृष्टिकोण से लिखा एक ग्रंथ है। इसमें दिए गए अंकगणित में जोड़ में अनेक गलतियां हैं। इसमें दिए गए संख्यात्मक आंकड़ों में समानता नहीं है, यानी कि और घ में कहता है उपरोक्त में से सब, यानी कि इसका जो आंसर होगा उपरोक्त में सब, यानी कि सभी चीज कारण सही, समस्या जो है सही है। उसके बाद कहता है मुगल काल का जो सिंचाई का साधन क्या था। मुगल काल में जो सिंचाई का साधन था कुआं भी था,
तालाब भी था और नहर भी था, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा इनमें से सभी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर घ ये सही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है जोवानी कारेरी क्या था, यानी कि जोवानी कारेरी क्या था। तो इसका सही आंसर है इटली का एक यात्री था। ये जो था इटली का एक यात्री था जोवानी कारेरी। बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है। तो दोस्तों बाबर के द्वारा बाबरनामा ग्रंथ लिखा गया है। पूछेगा बाबरनामा के लेखक कौन है, तो बाबरनामा के लेखक बाबर है। अब देखते हैं अध्याय 6 मुगल दरबार इतिवृत्त द्वारा इतिहास का पुनर्निर्माण। क्वेश्चन नंबर 1 है, अब अध्याय नंबर 6 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है रचनात्मक एवं निर्माण आदि कार्यों में किस मुगल शहजादी की विशेष रुचि थी। तो जहां आरा का इसमें विशेष रुचि था, रचनात्मक एवं निर्माण आदि कार्यों में मुगल शहजादी जहां आरा का विशेष रुचि था। अधिकांश मुगल इतिवृत्तों की रचना किस भाषा में किया गया, यानी कि अधिकांश मुगल का जो किताब सब की रचना किया गया है वह दोस्तों फारसी भाषा में किया गया है। तो 2 का जो सही आंसर होगा वह क होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, फारसी भाषा में अकबर के राज दरबार का प्रथम राजकवि कौन था, यानी कि फारसी भाषा के अकबर के राज दरबार में प्रथम कवि जो था वह था गिजाली। ये गिजाली जो था प्रथम कवि था फारसी भाषा के। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है रज्मनामा नाम से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया है। तो दोस्तों महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया गया है वह रज्मनामा के नाम से जाना जाता है, जो कि फारसी में अनुवाद किया गया है महाभारत का। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है किस मुगल शहजादी ने दीवान ए मखफी नामक फारसी भाषा के एक दीवान की रचना की थी। किस मुगल शहजादी ने दीवान ए मखफी नाम से फारसी भाषा के एक दीवान की रचना की थी। तो जैबुन निसा ने यह रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है मज्म उल बहरीन की रचना किसने किया। मज्म उल बहरीन की रचना दारा शिकोह ने किया, यानी कि दारा शिकोह ने मज्म उल बहरीन की रचना किया है। नस्तलिक क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में है नस्तलिक क्या है। नस्तलिक जो है एक प्रकार की लेखन शैली थी। नस्तलिक जो है एक प्रकार की लेखन शैली है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है क, यानी कि ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं अध्याय 7 हम्पी विजयनगर का स्थापत्य कला। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों विजयनगर की स्थापना जो किया था हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था 1336 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क। दक्कन का युद्ध स्थल किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है दक्कन का युद्ध स्थल किसे कहा जाता है। तो इसका जो युद्ध स्थल कहा जाता है वह रायचूर दोआब को इसका युद्ध स्थल कहा जाता है। तो दोस्तों 2 का ग सही आंसर होगा। विजयनगर साम्राज्य क्वेश्चन नंबर 3 है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी स्थापना दिल्ली के समय, यानी विजयनगर साम्राज्य का जब स्थापना हुआ था तो उसके समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। दिल्ली का जो सुल्तान था वह था मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि दिल्ली का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश कौन सा है। तो संगम वंश, सुलू वंश, तुलु वंश, यानी कि ये और अराबिड वंश, इन्होंने 4 वंश विजयनगर साम्राज्य में चले थे। संगम वंश, सुलू वंश, तुलु वंश और अराबिड वंश। तो यानी कि ये तीनों वंश थे। तो इसका सही आंसर है उक्त में सभी। तो दोस्तों 4 का सही आंसर है ग। और कृष्णदेव राय द्वारा
रचित, क्वेश्चन नंबर 5 में कृष्णदेव राय द्वारा रचित आमुक्त माल्याद पुस्तक जो है किस भाषा में है? तो दोस्तों यह है तेलुगु भाषा में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, कि आमुक्त माल्याद जो पुस्तक है वह तेलुगु भाषा में रचित एक पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हम्पी के भग्नावशेषों से की ओर सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में किसने ध्यान आकर्षित किया था? यानी कि हम्पी की ओर जो ध्यान आकर्षित सर्वप्रथम किसने किया था? तो कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने सर्वप्रथम जो है हम्पी की ओर ध्यान आकर्षित किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थानीय जो मातृदेवी थी वह क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की जो मातृदेवी थी वह थी पंपा देवी, यानी कि वहाँ का जो पूजा किया जाता था पंपा देवी की मातृदेवी, यानी कि मातृदेवी पंपा देवी की पूजा की जाती थी। विजयनगर के क्वेश्चन नंबर 8 में है, विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर कन्नड़ लिपि में सामान्यतः किस देवता का नाम मिलता है? तो दोस्तों विरूपाक्ष वहाँ का देवता, इसका नाम अन्य कन्नड़ लिपि यानी कि राजकीय आदेशों पर कन्नड़ लिपि में मिलता है विरूपाक्ष का। तो ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर है। कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता, क्वेश्चन नंबर 9 में है, कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? तो कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता जो था वह कृष्ण देव राय, यानी कि कृष्ण देव राय कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माता थे। तो ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर है। उसके बाद है नजपति 15वीं शताब्दी कहाँ का एक शक्तिशाली वंश था? नजपति जो था कहाँ का एक शक्तिशाली वंश था? तो दोस्तों ये जो था उड़ीसा का एक शक्तिशाली वंश था नजपति। तो इसका ऑप्शन नंबर 10 का ख सही आंसर है। दोस्तों हम आप लोगों के लिए यहाँ पर आंसर शीट उपलब्ध करा दिए हैं, अगर आप इससे भी मिला सकते हैं। आपको कोई अगर परेशानी होगा तो आप यहाँ से भी उसका आंसर मिला लीजिएगा। अध्याय नंबर 8 धार्मिक इतिहास भक्ति सूफी परंपरा, चैप्टर है अध्याय 8 धार्मिक इतिहास भक्ति सूफी परंपरा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में है कि हिंदू परंपरा में मोक्ष की प्राप्ति का क्या क्या मार्ग है? तो ऑप्शन में है ज्ञान का मार्ग, ख में है कर्म का मार्ग, ग में है भक्ति का मार्ग और घ में है उक्त में से सभी। यानी कि हिंदू धर्म में भक्ति का ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान का मार्ग भी था, कर्म का मार्ग भी था और भक्ति का भी मार्ग था। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा घ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, दक्षिण भारत में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का उदय किस प्रांत में हुआ था? तो यानी कि दक्षिण भारत में जो आंदोलन ये हुआ था वह किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 2 का क, यानी कि तमिलनाडु राज्य में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस्लामी राज्य के अंतर्गत हिंदुओं को क्या कहा जाता था? इस्लामी राज्य के अंतर्गत हिंदुओं को जिमनी कहा जाता था। तो इसका 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग जिमनी, यानी कि इस्लाम राज्य में हिंदू को जिमनी कहा जाता था। खानका क्वेश्चन नंबर 4 है, खानका का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों खानका का जो अर्थ होता है आश्रम होता है, यानी कि 4 का जो सही आंसर है वह क होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है खालसा की स्थापना किसने किया था? तो खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 5 का ग गुरु गोविंद सिंह। मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा रचित पद्मावत क्या है? दोस्तों यह जो है एक प्रेमाख्यान है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क, ऑप्शन नंबर क। अब क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? तो दोस्तों शेख सलीम चिश्ती का जो दरगाह है वह यहाँ पे है। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह आगरा में स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ख, यानी कि शेख सलीम चिश्ती का जो दरगाह है वह है आगरा में स्थित है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह जो
अजमेर में है, वहाँ पर सर्वप्रथम कौन गया था? तो वहाँ पे जो सर्वप्रथम मोहम्मद बिन तुगलक, शेख सलीम चिश्ती के दरगाह पर मोहम्मद बिन तुगलक गया था। तो इसका सही आंसर होगा 8 का घ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है चिश्ती उपासना का प्रमुख स्थान क्या था? चिश्ती उपासना में जो प्रमुख स्थान था किसका था? दोस्तों कव्वाली जियारत एवं कव्वाली का इसमें स्थान था। ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर है। और कहता है क्वेश्चन नंबर 10 वीर शैव अथवा लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था? लिंगायत आंदोलन का जो प्रादुर्भाव हुआ था वह कहाँ पे हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक, यानी कि इसका प्रादुर्भाव जो हुआ था वीर शैव आंदोलन का ये कर्नाटक हुआ था। तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। दोस्तों इसका भी यहाँ पे आंसर शीट दिया हुआ है, आप यहाँ से भी इसे मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि अध्याय नंबर 9 विदेशी यात्रियों के विवरण के अनुसार मध्यकालीन समाज। इसमें अध्याय 9 में है अलबरूनी का जन्म कहाँ पे हुआ था? अलबरूनी का जो जन्म हुआ था वह कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों अलबरूनी का जन्म जो हुआ था उज्बेकिस्तान, ख्वारिज्म का जगह स्थान है उज्बेकिस्तान देश में, वहीं पे अलबरूनी का जन्म हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क। क्वेश्चन नंबर 2 है इब्न बतूता का जन्म कहाँ पे हुआ था? दोस्तों इब्न बतूता का जो जन्म हुआ था वह मोरक्को तेंजियर नामक स्थान पे मोरक्को में हुआ था, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में मोरक्को एक देश है, वहीं पे इब्न बतूता का जन्म हुआ था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है बर्नियर ने अपनी प्रमुख रचना को किसे समर्पित किया था? बर्नियर ने अपनी जो प्रमुख रचना किया था वह किसे समर्पित किया था? दोस्तों फ्रांस के सम्राट लुई 14वां को उन्होंने अपनी रचना को समर्पित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख फ्रांस के सम्राट लुई 14वां को। बर्नियर भारत में कितने वर्षों तक रहा था? बर्नियर जो है वह भारत में 12 वर्षों तक रहा था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर होगा 12 वर्ष, यानी कि बर्नियर भारत में 12 वर्षों तक रहा था। अलबरूनी क्या था? अलबरूनी जो था क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है अलबरूनी क्या था? अलबरूनी जो था ऑप्शन नंबर 1 में कहता है एक गणितज्ञ था, यानी कि एक अलबरूनी जो कहता है ऑप्शन नंबर 1 में एक गणितज्ञ था, एक ख में कहता है एक दार्शनिक था, ग में कहता है एक ज्योतिष्य था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उक्त में से सभी, यानी कि अलबरूनी जो था इनमें से सभी था। वह दार्शनिक भी था, वह गणितज्ञ भी था, वह एक ज्योतिष भी था। तो इसका सही आंसर है घ, यानी कि ऑप्शन नंबर घ सभी। किताबुल हिंद में कुल कितने अध्याय है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6 कि किताबुल हिंद में कितने अध्याय है? किताबुल हिंद जो है एक पुस्तक है, उसमें जो है कितना अध्याय है? तो दोस्तों उसमें जो है 80 अध्याय है, यानी कि किताबुल हिंद में अध्याय की संख्या 80 है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ, यानी कि 6 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है किस विदेशी यात्री ने अपने ग्रंथ में भारत का वर्णन लिखने के मार्ग में आए अवरोधों का उल्लेख किया है? अलबरूनी ने अपने जब पुस्तक की रचना कर रहा था तो उन्हें भारत में मार्ग में लिखने के मार्ग में जो अवरोध आया था उसका चर्चा किया है उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? भारत में जो है सती प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों अलबरूनी, इब्न बतूता और बर्नियर तीनों ने सती प्रथा का उल्लेख किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर घ उक्त में से उक्त सभी ने, यानी कि सभी ने किया था। तो इसका सही आंसर है घ। इब्न बतूता
क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा था। इब्न बतूता जो भारत में रहा था 14 वर्ष तक भारत में रहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर ग सही आंसर है 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है किस विदेशी यात्री ने नारियल की तुलना मानव के सिर से की है। किस यात्री ने नारियल की तुलना मानव के सिर से की है। तो दोस्तों इब्न बतूता ने नारियल की जो तुलना किया था वह मानव के सिर से किया था। तो इसका सही आंसर होगा 10 का ऑप्शन नंबर क, यानी कि नारियल से सिर की तुलना इब्न बतूता ने किया था। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अध्याय नंबर 10। दोस्तों अब देखेंगे औपनिवेशिक शहर यानी नगरीकरण नगर योजना तथा स्थापत्य कला अध्याय 12। तो इसमें है अंग्रेज। क्वेश्चन नंबर 1 है अंग्रेज ने प्रथम किलेबंद फैक्ट्री फोर्ट सेंट जॉर्ज किया जो स्थापना किया था वह कहाँ पे किया था। फोर्ट सेंट जॉर्ज की जो स्थापना किया था अंग्रेज के किलेबंद बस्ती का वह कहाँ पे किया था। तो इसका सही आंसर है मद्रास में जो है फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले यानी बस्ती का जो निर्माण किया था वह मद्रास में किया था। तो 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है 1668 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह के दहेज स्वरूप बम्बई जो है उसे दहेज में बम्बई दिया गया था। तो यानी कि 1668 में जब पुर्तगाली राजकुमारी का शादी हुआ था उसे बम्बई दहेज के रूप में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है अंग्रेजों ने किस ग्राम की जमींदारी प्राप्त कर उसे पर कलकत्ता की नींव डाली थी। यानी कि अंग्रेजों ने किस ग्राम की जमींदारी पर जो है कोलकाता की नींव डाली थी। तो गोविंदपुर कोलकाता सुता नाती, यानी कि उपरोक्त में से सभी होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया था। फोर्ट विलियम जो है वह कहाँ पे स्थापित किया गया था। फोर्ट विलियम जो है कोलकाता में स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा 4 का ख कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 5 है अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना की प्रारंभ कब किया गया था। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना का प्रारंभ 1872 ईस्वी में किया गया था। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है सर्वे ऑफ इंडिया का गठन कब किया गया था। यानी कि सर्वे ऑफ इंडिया का जो गठन किया गया था वह कब किया गया था। तो सर्वे ऑफ इंडिया का गठन 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर 7 है 1613 ईस्वी में अंग्रेज को सूरत में व्यापारिक कोठी बनाने की अनुमति किसने दिया था। 1613 में जो है व्यापारिक कोठी बनाने की अनुमति जहांगीर ने दिया था। यानी कि तभी जहांगीर ही भारत में शासन कर रहा था अकबर की मृत्यु के बाद। तो 1613 में सूरत में व्यापारिक कोठी की अनुमति जहांगीर ने दिया था। लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था। लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था। लॉटरी कमेटी का जो गठन किया गया था 1817 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा 8 का ख, यानी कि लॉटरी कमेटी का गठन 1817 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है मुंबई में नवगोथिक शैली में निर्मित इमारत कौन सी है। मुंबई में नवगोथिक शैली से संबंधित इमारत कौन सी है। बम्बई का सचिवालय, बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई उच्च न्यायालय और उक्त में से सभी। यानी कि इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर घ होगा जो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है 1911 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज परचम एवं उनकी पत्नी मैरी के स्वागत हेतु निर्माण किया गया था। यानी कि उसके स्वागत के लिए क्या चीज़ निर्माण
किया गया था। तो गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण किया गया था वह उसके स्वागत के लिए किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अब देखते हैं अध्याय 15 भारतीय संविधान का निर्माण। निम्नलिखित प्रश्नों में मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है, अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? यानी कि अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन जो हुआ था वो हुआ था, कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी में हुआ था अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है, 1939 ईस्वी में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष जो 1939 ईस्वी में किसे चुना गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर होगा कि 1839 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा का जो गठन किया गया था 1946 में किया गया था। संविधान सभा के गठन किस योजना के तहत किया गया था? क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, संविधान सभा का जो गठन किया गया था किस योजना के तहत किया गया था? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 5 का सही होगा कि ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 1950 ईस्वी में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के जो अध्यक्ष थे 1950 ईस्वी में वो जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और 1950 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और क्वेश्चन नंबर 7 है, जनवरी 1950 में सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? यानी कि 1950 में जो सर्वोदय योजना प्रस्तावित किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा सर्वोदय योजना प्रस्तावित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि 7 का ख सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान की विशेषता है, यानी कि भारतीय संविधान का जो विशेषता है वह क्या है? कहता है शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तिशाली केंद्र, यानी कि शक्तिशाली केंद्र को रखा गया, शक्तियों का विभाजन किया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका का स्थापना किया गया, यानी कि इसका सही आंसर होगा उक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान सभा के एक प्रारंभिक सत्र में संयुक्त प्रांत में किस कांग्रेस सदस्य ने हिंदी को संविधान भाषा का दर्जा हिंदी संविधान निर्माण की भाषा बनाने की मांग की थी? यानी कि हिंदी को संविधान का निर्माण की भाषा बनाने की मांग जो किया गया था वो किया गया था ARB धुलेकर के द्वारा यह मांग किया गया था कि उसे हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा बनाने की मांग। तो ऑप्शन नंबर घ इसका सही आंसर है। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? क्वेश्चन नंबर 10, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 300, यानी कि संविधान सभा में जो कुल सदस्य की संख्या थी वह 300 थी। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको जो जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था आपको इस वीडियो में बताए। अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसका PDF अगर आपको लेना है तो मेरे टेलीग्राम में अतुल GS पॉइंट सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल सकता है। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कीजिएगा, आपको PDF